हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज सॉल्व करते हैं एनडीए नेट का पेपर। आपका फर्स्ट पेपर है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पेपर में कॉमन सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कॉमन पेपर होता है। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके हिस्ट्री हो, चाहे पीपल एंड एनवायरनमेंट हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके पीएससीएस हो या ट्रिपल एससी हो या फिर आपका एसएससी सीजीएल है या फिर आपके यूपी पीजीटी या आपका DSSB केंद्रीय विद्यालय या एनवीएस, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इनको। और आप इनको क्या है, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना और इनको रिवाइज करते रहना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है कि जो पैसेज आता है, पैसेज से रिलेटेड दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूजीसी नेट में यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया होता है दोस्तों। मोस्टली बच्चों का टाइम जो है वो इसको पढ़ने में और इसके क्वेश्चन सर्च करने में निकल जाता है। तो दोस्तों, इसको करने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले स्टार्ट में मत करें। पहले जो रीजनिंग या आपको जो क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं उनको करिए। उसके बाद इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए और उन्हीं से रिलेटेड पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन से देखिए वो किस हेडिंग में क्या मीनिंग निकल रही है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़ना। और इसके हम क्वेश्चन फिलहाल बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके आंसर क्या हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दोस्तों आता है। इसको आप अच्छे से देखिए, पढ़िए और इससे क्वेश्चन जो आंसर बता रहे हैं उसको हम मिलाना। ठीक है, और आप देखो कितने जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, दोस्तों इसको पढ़ना और इससे क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आंसर देने में इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, उतनी जल्दी आप आंसर दे सकते हो। क्लियर? तो ये दोस्तों प्रैक्टिस ही है जो सब कुछ अच्छा कर सकती है, वरना टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट इसको बस टाइम मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। क्लियर? तो दोस्तों, इससे पहला क्वेश्चन आपका निकल के आता है, द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स वुड रिजल्ट इन। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या एडवांटेज होने वाला है, तो वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर आपका है आप ऑप्शन नंबर 1, क्या, लिफ्टिंग आवर पीपल टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। ठीक है, लिफ्टिंग आवर पीपल टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही है। दोस्तों, हिंदी में भी अभी इसको आपको दिखाएंगे, हिंदी में भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में दोस्तों क्या दे रखा है, इसका हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है, हमारे लोगों को गरिमामयी जीवन तक पहुंचाना। ये दोस्तों प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम है। ठीक है, यही आपका आंसर सही है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश, कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में समझ में नहीं आता, हिंदी आप देख सकते हो। और कभी कभी कोई क्या होता है, क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश भी दे रखी होती है, उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप हिंदी से सेलेक्ट करके निकाल सकते हो। जैसे इसका ऑप्शन जो है वो हिंदी में क्लियर पता चल रहा है कि क्या इसका इफ़ेक्ट है, हमारे लोगों को गरिमामयी जीवन तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है टेक्नोलॉजी इन्वेंशन का। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे मैच करके, तभी आपका सुटेबल जल्दी कम समय में आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार पैसेज को आप हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना, जिसमें आपको आसानी हो उसमें से रिजल्ट सर्च कर लेना। ठीक है, इनको दोस्तों जो भी वर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड दिखे सेंटेंस उसको अंडरलाइन कर लेना, उसी से क्वेश्चन निकल के आएगा बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय इस पर खपत मत करना, क्योंकि टाइम बहुत इसेंशियल है नेट के पेपर में। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन आपके रह जाते हैं लेकिन टाइम निकल जाता है। ठीक है, तब तक कर नहीं पाओगे फिर। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी मीडियम में भी दिखा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है, मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट डिमांड्स। दोस्तों ज़्यादा अधिक से अधिक जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्शन है वो कौन सा है, क्या डिमांड करता है। तो दोस्तों इसमें है परवेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि
प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। ठीक है, आपका हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग, यानी जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतना ज़्यादा रोजगार व्यापक प्रोडक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप क्वेश्चन इनको देख सकते हो इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वुड बी। दोस्तों टेक्नोलॉजी अगर अब्सेंट हो गई और टेक्नोलॉजी नहीं हुई तो क्या दिक्कत पड़ेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन है लेस पोल्यूशन, दूसरा है वेस्टेज ऑफ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज, तीसरा है दोस्तों लो वैल्यू एडिशन, अगला है दोस्तों हर्टिंग द पुअरेस्ट मोस्ट। तो दोस्तों हिंदी मीडियम में देखिए, हिंदी मीडियम में दे रखा है, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा? पहला ऑप्शन है कम प्रदूषण, दूसरा है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, अगला है निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है अत्यंत गरीब लोगों का अधिक से अधिक नुकसान। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका सही है, इसमें आपका ऑप्शन सही है बी, सी एंड डी। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, स्टेटमेंट नंबर बी सी डी सही है। मीन्स दोस्तों वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा, लो वैल्यू एडिशन होगा, और हार्टिंग ऑफ पुअरेस्ट मोस्ट, सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का होगा। लेस पोल्यूशन वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब कम प्रदूषण, ये बस ऑप्शन गलत है, बाकी सभी कुछ हो जाएगा। कब? जब टेक्नोलॉजी की अनुपस्थिति होगी, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति होगी, तो दोस्तों मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी होगी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन होगा, अत्यंत गरीब लोगों का सबसे अधिक नुकसान होगा। तो ये चीज़ें इफेक्ट में आ जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर 3, केवल बी सी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका मतलब आपके स्टेटमेंट बी सी डी सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विजनरिंग अ डेवलप्ड इंडिया रिक्वायर्स। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ कोर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स, और यही दोस्तों आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, हिंदी मीडियम में देखिए, इसका हिंदी मीडियम में दे रखा है, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है। तो आपका पहला ऑप्शन देकर दे रखा है सकेंद्रीय प्रौद्योगिकीय शक्ति का विकास। तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, और दे रखे हैं दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा, यह ऑप्शन गलत है। अगला है विदेश में तैयार की गई परियोजना पर निर्भरता, यह भी गलत है। लघुकालिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, यह भी गलत है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव ऑफ द फोर्थ डायमेंशन। तो दोस्तों इसका मतलब है पैराग्राफ के अनुसार चौथी डायमेंशन का, दोस्तों चौथी डायमेंशन क्या इंडिकेट कर रही है? तो पहला ऑप्शन आपका स्टेटमेंट दे रखा है एस्पायरेशंस ऑफ पीपल, दूसरा दोस्तों ऑप्शन दे रखा है मॉडर्न डे डायनामिज्म, नेक्स्ट है इकोनॉमी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, डी आपका दे रखा है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। ठीक है, तो इससे दोस्तों ऑप्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो ऑप्शन डी में कथन कौन सा सही है? ए, सी एंड डी। तो दोस्तों ए, सी एंड डी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से चौथे आयाम को इंगित करता है। तो पहला ऑप्शन आपका है जन आकांक्षाएँ, दूसरा है आधुनिक गतिशीलता, तीसरा है वैश्विक परिक्षेप में अर्थव्यवस्था, और डी है सामरिक हित। तो इसमें दोस्तों स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो चौथा सही होगा, यानी स्टेटमेंट नंबर ए, बी, ए, सी, डी सही है, ए, सी, डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, गिवन बिलो आर टू प्रेमिसेस ए एंड बी, 4 कंक्लूजन्स आर ड्राइवन फ्रॉम देम, सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स वैलिडिटी ड्राउन कंक्लूजन्स टेकिंग द प्रीमिसेस इंडिविजुअल और जॉइंटली। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, और आपके प्रीमिसेस क्या दे रखे हैं? प्रीमिसेस पहला दे रखा है ए, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, और दूसरा दे रखा है मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स। ठीक है, इनके दोस्तों कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन दे रखा है
मोस्ट ऑफ सिंगर्स आर फिजिकली फिट, बी ऑप्शन है मोस्ट ऑफ डांसर्स आर सिंगर्स। ठीक है, तो दोस्तों बी ऑप्शन तो सही लग रहा है, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तीसरा है मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सनस आर डांसर्स, और डी ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सनस आर सिंगर्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है सी। ठीक है, और ऑप्शन सी में स्टेटमेंट है बी एंड सी। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों बी एंड सी सही है। ठीक है, बी एंड सी सही है। क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है रीजनिंग पे, और रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों आपको आते हैं तो पूरी मार्क्स मिलते हैं और कम समय में बन भी जाता है। ठीक है, श्योरिटी रहता है, 100% सही रहता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना ज़्यादा स्कोर आपका होने के चांसेज है। ठीक है, तो रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसको बहुत ध्यान से देखना, मैंने सॉल्व कर रखा है। इफ़ वाराणसी इज कोडेड एज WCUESGZQ देन द कोड ऑफ कोलकाता विल बी। दोस्तों अगर वाराणसी को ये लिखा जा रहा, कोड बनाया गया है, तो दोस्तों कोलकाता को क्या बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, वी के बाद डब्लू आया है, इसका मतलब है वी में एक जोड़ा तो वी के बाद डब्लू आ गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ए में दो जोड़ा तो ABC तो सी आ गया। ठीक है, दो जोड़ा तो आर में दोस्तों हमने कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, तो आर में 3 जोड़ा STU तो यू आ गया। अब दोस्तों ए में हमने क्या जोड़ा, ए में हमने 4 जोड़ा, तो आपका BCDE आ गया, ई आ गया ये। ठीक, अगला दोस्तों क्या है, एन है, तो एन में दोस्तों +5। ठीक है, इसी तरीके से ए में +6, फिर दोस्तों एस में +7, फिर आई में +8। ठीक है, इस तरीके से हमने एक एक में ऐड किया है, तब ये हमारा कोड बना। तो इसी तरीके से दोस्तों कोलकाता में भी मेरे को हर लेटर में एक एक ऐड करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। के के बाद दोस्तों एल आता है, तो एक जोड़ा के में क्या है, एल। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4 तो ऑलरेडी गलत हो गए, क्योंकि एच और जेड दे रखा है। ठीक, अब दोस्तों ओ में क्या हमें 2 जोड़ना है, PQ तो क्यू होगा दोस्तों, तो क्यू आपका पहले ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे में ओ दे रखा है, इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, और दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका ट्रू हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस जितनी करोगे तो आप चुटकियों में बस 2-3 सेकंड में आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक लगा के आप इनको, और कोडिंग पे क्वेश्चन आता जरूर है रीजनिंग से। ठीक है, और ये आपकी स्कोरिंग करने में बहुत हेल्प करता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड अ वोमेन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। ठीक है, द वोमेन इज रिलेटेड टू राकेश एज। तो दोस्तों एक औरत राकेश को अपने हस्बैंड, दोस्तों एक औरत अपने हस्बैंड से राकेश को इंडिकेट करके बोलती है कि उसका भाई उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो दोस्तों राकेश से वो औरत किस प्रकार से रिलेटेड है, तो दोस्तों राकेश से वो औरत सिस्टर होगी। ठीक है, सिंपल बात है कि उसके भाई का जो पिता है वो उसके दादा का इकलौता बेटा है, तो इसका मतलब दोस्तों वो भाई बहन दोनों हैं। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटरमेंट है, उतना आप जल्दी इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीजनिंग और दोस्तों ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, असर्शन बेस्ड है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज़ अ नेचुरल एबिलिटी। दोस्तों इसका रीजन दे रखा है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों असर्शन गलत है और रीजन इसका सही है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मीन्स ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, विच वन एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री सपोजिशन इन इंडक्शन रीजनिंग। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। सुपीरियोरिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑन वन थीम इन द सेम way as a concave mirror collects all the rays that strike upon it into one point. What type of reasoning is entitled in the above statement? तो दोस्तों इस प्रकार का जो आपका स्टेटमेंट दे रखा होता है तो उसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखा है डिडक्टिव, मैथमेटिकल और साइकोलॉजिकल, और लास्ट दोस्तों है एनालॉजी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमेशा इस प्रकार के जहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन हो रहा हो, जहाँ पे तुलना की जा रही हो, उसको दोस्तों एनालॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन एक जरूर आता है एनालॉजी पे। तो दोस्तों जहाँ तुलना करी गई हो तो वो तुलनात्मक जो आपका स्टेटमेंट दे रखा हो तो वो दोस्तों श्योर वही एनालॉजी होगा। ठीक है, एनालॉजिकल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन दे रखा आगे है क्वेश्चन नंबर 12। टू नंबर्स आर गिवन in the ratio 2:5. If 16 is added to both the numbers, their ratio becomes 1:2. The numbers are, तो दोस्तों आपका दो नंबर दे रखे हैं रेशियो में 2:5 है। अगर दोस्तों उनमें दोनों में 16 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो बन जाता है आपका 1:2। तो दोस्तों वो नंबर क्या है ये आपको सॉल्व करना था। तो दोस्तों ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसको दोस्तों सोल्यूशन मैंने ये कर रखा है, ध्यान से देखिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सही होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको उनको अच्छे से करना होता है। तो दोस्तों आप देखो दे रखा है एक्स और वाई का रेशियो 2/5 है। तो हमने दोस्तों एक क्वेश्चन बना लिया इक्वेशन बना लिया एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2/5। तो दोस्तों आपका क्या आ गया, यहाँ आपने कैंची के मल्टीप्लाई किया, क्या है 5x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपके पास आ गया 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख दिया। अगला दोस्तों क्या कह रहा था कि दोनों में 16 जोड़ दें। तो दोस्तों x + 16 y + 16 x + 16 डिवाइडेड बाई y + 16 इक्वल टू 1। अब दोस्तों कैंची की मल्टीप्लाई किया, क्या रिजल्ट आया आपका दोस्तों आया 2x + 32 इक्वल टू y + 16। दोस्तों इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2x माइनस वाई इक्वल टू -16। ठीक है, ये प्लस का 32 उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आई। दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बराबर करना, मतलब एक स्टेप कैंसिल करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को बराबर करना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 2 में दोस्तों हमने इक्वेशन नंबर 2 में दोस्तों हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में जो हमने मल्टीप्लाई किया, पहली इक्वेशन में हमने जब मल्टीप्लाई किया 2 का तो दोस्तों आया 10x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये दोस्तों आपकी इक्वेशन नंबर अगली बन गई, थर्ड कह सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, और ये दोस्तों आपकी इक्वेशन बनी जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका बन गया 10x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 80। ठीक है, क्योंकि माइनस में था। ये दोस्तों आपकी बन गई सपोज करो 4th इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ को आप इसको नॉर्मलाइज कर लो। तो दोस्तों हमने क्या किया, 4th से 3rd सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो माइनस ये दोस्तों प्लस हो जाएगा और ये माइनस इधर लगा दिया। ठीक है, तो ये देखो आपका माइनस वाला टर्म कट गया एक्स वाला, तो क्या बचा प्लस का 4y माइनस का 5y, क्या बचा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 80 बचा। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों +80, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 में आप y की वैल्यू रख दो तो 5x माइनस 160 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 16। ठीक है, 160 क्या कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 160/5। ठीक है, तो आपका आ गया 5 3 15 5 दूनी 10, x बराबर दोस्तों 32 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 32 एंड y इक्वल टू आपका आ गया है x इक्वल टू आपका आ गया 32 एंड y इक्वल टू आया दोस्तों 80। ठीक है,
ध्यान से देखिए, x इक्वल टू आपका आया है 32 एंड y इक्वल टू आया आपका है 80। अभी हमने y निकाला था, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x और y की वैल्यू, ये x और y की वैल्यू आपकी जो पूछ रहा था, तो x की और y की वैल्यू क्या ऑप्शन दे रखा है, 30 to 80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, तो कुछ नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, बस आप इक्वेशन बना लो, उनको सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं, बस सॉलिड नंबर देते हैं और आपका ऑप्शन बहुत क्लियरली निकल आता है। ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सही है, सेलेक्टिव अटेंशन। अगला दोस्तों आपका दे रखा है सीरीज पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आपका ये क्वेश्चन दे रखा है ABD DGK HMS MTB SBL। तो ध्यान से देखना, A और B के बीच में दोस्तों गैप कुछ नहीं है, B और D के बीच में 1 का गैप है। ठीक है दोस्तों, D और G के बीच में 2 का गैप है, G और K के बीच में 3 का गैप है, H और M के बीच में 4 का गैप है, M और S के बीच में 5 का गैप है, M और T के बीच में 6, T और B के बीच में 7 और S और B के बीच में 8, B और L के बीच में 9। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और देखो, A और D के बीच में दोस्तों कितना है, 2 का गैप है। ठीक है, D और H के बीच में +3 है और S के बीच में और M के बीच में 4 है, M और S के बीच में 5 है। तो दोस्तों S से +6 जोड़ो तो कितना आता है, Z आता है। S में +6 जोड़ोगे तो Z आएगा, इसका मतलब है नया जो टर्म आएगा उसमें Z होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहीं से गलत हो गया। ठीक है, Z आएगा, ये फिक्स हो गया। उसके बाद दोस्तों Z में हमें कितना जोड़ना है, Z में 9 जोड़ना है, तो कौन सा लेटर आएगा, Z में 9 जोड़ोगे तो दोस्तों आपका ऑप्शन आएगा, लेटर आएगा K। तो दोस्तों ZK हो गया। ठीक है, और दोस्तों K में हमें कितना जोड़ना है, Z में दोस्तों 10 जोड़ना है, 9 हो चुका है। जब 10 जोड़ोगे तो आएगा K। ठीक है, क्योंकि I होता है, I बराबर होता है 9। ठीक है, तो K बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, K में दोस्तों आपको जोड़ना है 11, तो K में 11 जब जोड़ोगे तो आपका लेटर जो प्राप्त होगा उसका नाम है, जो आपका लेटर प्राप्त होगा उसको बोलते हैं W। ठीक है, तो JKW आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ZKW। तो ये ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन आपका 4 सही है। ठीक है, इसमें ध्यान से देख सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ZKW, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको आप बस अच्छे से करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय में आप इनको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम। तो दोस्तों वेन डायग्राम के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, याद रखना, नॉट याद रखना, क्योंकि नॉट से क्वेश्चन पूरा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों है, इट रिक्वायर्स 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स फॉर द 2 प्रेमिसेस ऑफ द स्टैंडर्ड अपॉन कैटेगोरिकल स्लोगन्स। तो दोस्तों यही ऑप्शन गलत है बस। ठीक है, और बाकी सभी सही दे रखे हैं, तो अब आपको गलत ही ऑप्शन सेलेक्ट करना था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर D सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनकी खूब प्रैक्टिस करते रहना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका कम समय लगेगा और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है असर्शन से बेस्ड। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ठीक है, ये आपका असर्शन है, इसका रीजन है, अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस आर परपोसिव। ठीक है, तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन तो सही है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका जो रीजन है वो गलत है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सही हो रहा है 4th, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th सही है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको मैंने जितना भी कभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट साबित हो और वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।